all of you. Namaste. कुछ ही क्षणों में आज का हम एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते अर्चिता दीदी, हेलो। आई एम फाइन दीदी, थैंक यू। हाय आकाश, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू अर्चिता दीदी। हाय त्रिशा, नमस्ते आकाश। वेटिंग फॉर टुडेज गेस्ट। जैसे हमारे दीदी आ जाते हम शुरू करने जा रहे हैं आज का एपिसोड। हेलो यशवी, हेलो मंजू जी, नमस्ते जिगर भाई। हाय ध्रुवी, नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड शुरू करेंगे वैसे ही जैसे हर एपिसोड शुरू करते हमारे गुरु जी को याद करके उनकी वंदना करके गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते, नमन करो गुरुदेव, आपको शाश्वत शीश झुकाए रे। ऐसो धर्म आपने दिखायो, पाप उपज नहीं पाए रे। जय गुरुदेव। सही कहा है कि गुरु जी हमें ऐसी राह दिखाते हैं और सही में हम लकी है कि हमें हमारे गुरु जी ने बहुत अच्छी सी राह दिखाई है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन के मूल्यों को संभाल के जीना चाहिए और उस राह में अगर चलोगी तो आप निश्चिंत ही किसी का बुरा नहीं करोगे। तो आइए आज के एपिसोड की श्रृंखला में नया एपिसोड जुड़ने जा रहा है। तब हम बुलाने जाएंगे अपने ऐसे एक दीदी को जो भावनगर में रहते हैं और उनकी कथक एकेडमी चलाते हैं जिनका नाम है अर्चना कथक केंद्र। तो आइए मिलते हैं हमारे दीदी जिनका नाम है जानकी दीदी, जानकी बेन सोनी। नमस्ते दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है आज की श्रृंखला में। खूब खूब धन्यवाद प्रतिभा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं बहुत खुश हूँ आज तुम्हारे साथ हूँ और गुरुजी की बातें करने जा रहे हैं हम लोग। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, और स्पेशल थैंक यू आपको इसलिए भी बोलूंगी क्योंकि हमें पता है हम एवरी एपिसोड में सब दीदी से बात करती हूँ, कांटेक्ट करती हूँ, बट
इस एपिसोड के लिए थोड़ा हमारा मतलब वो कांटेक्ट में या उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया था 2-3 दीदी को, तो अर्जेंसी में मुझे आपका कांटेक्ट मिला है और आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने मुझे एक ही बार में यस बोल दिया कि हाँ मैं आऊंगी, गुरुजी की बातें करने के लिए मैं रेडी हूँ। बाकी हमें पता है आपका आज फाइनल सबमिशन था, कुछ म्यूजिक का, कुछ प्रोग्राम या थे, ये पूरा वीक आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल लेके बैठे हो, बट फिर भी आप आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिल से आपको थैंक यू दीदी। अरे थैंक यू सो मच। गुरुजी की बातें करनी है तो एनी टाइम रेडी ही है हम लोग। तो जी इससे अच्छा मौका तो कब मिलेगा हमें कि राइट वही पुरानी सब बातें याद करें, क्योंकि हर एक के बाद पास आई थिंक बहुत सारी यादें हैं, स्पेशल स्पेशल बातें हैं गुरुजी को लेकर। राइट राइट। और इतनी अच्छी अच्छी यूनिक बातें हैं कि हमें बहुत मजा आता है सुनने में और बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अच्छा ये पूरा अलग कुछ भी था कि ये सीन भी था कि गुरुजी ऐसे भी स्टूडेंट को इतना एनकरेज करते थे। तो या आज की आपकी जर्नी शुरू करते आपने कैसे स्टार्ट किया? कथक वर्ड कब पहली बार सुना आपने? अरे बाप रे। ऐसे कथक के बारे में बताऊं तो मुझे तो क्लासिकल डांस के तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं था। छोटी थी तब से डांस अच्छा लगता था, बस कॉपी कर लिया करती थी, कुछ ना कुछ करती थी। किसी न किसी शादी में मेरा डांस तो फिक्स ही रहता था कि इसका डांस होगा। तो कभी ये सोचा नहीं था। पर आई थिंक 95 के आसपास मुरलीबेन मेघानी जो है हमारे यहाँ भावनगर के, आपको पता ही होगा प्रतिभा, तो उन्होंने श्री झवेरचंद मेघानी के याद में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तभी हम तो ऐसे ही फोक में रहे थे, रास में वगैरह में। तो फिर उनको स्पेशल जो झवेरचंद मेघानी जी की रचना है मोरबनी थनगाट करे, वाह। उनको उनके ऊपर थोड़ा क्लासिकल वे में जाना था। तो पता नहीं उनको लगा कि ये लड़की कर देगी। बहुत छोटी थी मैं, 12th में थी शायद या 11th में। तो एक बंगाली लड़की थी, मैं और मुरलीबेन खुद, हम तीनों ने ये परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। तब मैंने फर्स्ट टाइम घुंघरू बांधे थे विदाउट एनी क्लासिकल एक्सपीरियंस। तो मुझे भी पता नहीं था क्या करना है, बस मुरली बहन ने जैसे बताया गाइड करते गए तो कर लिया। फिर उन्होंने मम्मी पापा को बोला कि ये बहुत अच्छा कर लेती है, इसको क्लासिकल करवाओ। फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट किया कथक। ये सोचो कि सबने बचपन से ही स्टार्ट किया था, पर मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। तो किया था ऐसे सब लोग बोलते हैं। आप हाँ अच्छा लगे, पहली बार ये सुना है कि 11 या सही है। तो फर्स्ट ईयर में थे, 96 में कला क्षेत्र में पहली बार गए हम, गुरुजी से मिले। तो बड़े हो गए थे, तो शुरुआत करनी थी छोटे तोड़े से। तो वो सब इतना सिली लगता था तब कि अरे ये कथक है, ऐसा करना है करके। और जब हमने स्टार्ट किया तब आई थिंक तुषार भाई, बिजूर, मेघना दीदी सबकी विशारद की तैयारियां चल रही थी। तो उनको देख के तो यानी ऐसा लगता था कि अरे वाह देखो ये लोग कैसा कर रहे हैं, और हमको तो ऐसे छोटे तोड़े करने पड़ रहे हैं। पूजन से स्टार्ट होता था, गुरुजी पहले पूजन कराते थे। तो अब सोचो कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में आपको कोई पूजन करने को बोले तो आपको तो यही लगेगा कि अरे ऐसा नहीं, हमको तो ये लोग कर रहे हैं ना, वैसा करना है। तो एक कहते हैं ना, वो छवि फिट हो गई थी कि करना तो ऐसा ही है आगे जाके। तो एक आइडल बन गया था कि नहीं नहीं करना है कंटिन्यू और कुछ ऐसा सीखना है करके। तो पर गुरुजी ने बहुत ही यानी कहते हैं कि बड़े थे तो रास्ते दिखाए कि भाई आप लोग इतने बड़े हो तो जैसे हम डायरेक्ट प्रवेशिका पूर्ण की एग्जाम दे सकते हैं। तो उन्होंने ये रास्ता बताया कि आप कर सकोगे, आप ये दे दो, आपके साल भी बच जाएंगे करके। तो पहली परीक्षा हमने यही दी थी, प्रवेशिका पूर्ण की। इसीलिए जल्दी जर्नी यानी स्टार्ट भी हो गई और विशारद भी आ गया 2001 में। तो
2001 में विशारद था हमारा, और बहुत सालों के बाद, यानी इतनी बड़ी बैच थी। हम 7 जने थे। वाह। जिज्ञा जिज्ञा दीक्षित, जल्पा थी, जल्पा त्रिवेदी, भूमि शेठ, हीरल थी, हीरल परीख, एक शीतल थी, मैं, और सबसे स्पेशल जिगर भाई। हाँ। अरे वाह। जिगर भाई हमारी बैच में थे। तो बहुत सालों बाद गुरुजी को भी ये बहुत ही एक्साइटमेंट था कि कोई मेल डांसर का विशारद हो रहा है करके। हाँ हाँ, तो सही। हमारी पूरी बैच का बहुत ही, यानी स्पेशल सब गुरुजी ने सोचा था। चतरंग किया था हमने बहुत टाइम बाद। फिर मेल था तो राम चरित्र पर भी हमने किया था पूरा, जो दोहे है सब। तो पूरा सीता हरण का भी हमने किया था। और एक मैं सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि हाँ विशारद की तैयारियां कैसे करते थे। यानी सभी थोड़े टुकड़े ताल पैर में करने थे, तो तैयार तो थे, पर अपना बेस्ट देने का ट्राई करते थे कि नहीं, जब गुरुजी के सामने जाए ना तो अपना ये सम वगैरह एकदम परफेक्ट आना चाहिए करके। तो मैं और जिग्ना स्पेशली सुबह 6:30 बजे मिलते थे। क्लास था हमारा 7:30 बजे। तो एवरी डे हम दोनों ने फिक्स किया था, नहीं नहीं, हम तो पहले सब तैयार करके जाएंगे और बाद में ही गुरुजी के सामने पेश होंगे। तो 6:30 से 7:30 हम अपनी प्रैक्टिस करते थे, फिर 7:30 बजे गुरुजी के सामने पहुंच जाते थे। और दोनों ने फिक्स किया रहता था कि ऐसा सम देंगे, ऐसा सम देंगे करके ऐसा सब बहुत करते थे तब। सही। और उस समय स्पेशली नीपा दीदी, डॉक्टर नीपा ठक्कर हमारी, नीपा दीदी लहरे पे रहती थी हमेशा। हाँ तो मैं उनके लिए खास बोलूंगी, गुरुजी तो हमेशा एक भी बीट चूकी हमारी तो उनका, यानी ये हो जाता था फेस के, अरे नहीं नहीं करके पर दीदी का भी लहरा इतना था कि हम कहीं भी चूकते नहीं थे, हमारी बीट नहीं जाती थी। तो वो सबसे अच्छी बात अभी आज तक ये अच्छी हमें एक्सपीरियंस रहा कि कहीं भी बीट चूकते हैं ना, तो हम ही ऐसा कर, अरे नहीं नहीं ये तो बीट गई हमारी तो वो जो गुरुजी ने आदत डाली है ना, तो वो बहुत ही, यानी हाँ, हमेशा जीवन में याद रहती है। राइट तो राइट। बस ऐसे ही विशारद की जर्नी हुई मेरी। वाह वाह। विशारद तो वैसे भी कोई भी कथक डांसर है जो कथक में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए विशारद की मेमोरीज लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी होती है। उनको हर एक छोटी से छोटी चीज अपने साथ में, जो विशारद सीखने वाले थे उनके साथ बिताए हुए वो पल बहुत अच्छे से याद रहते हैं, और वो पूरी जिंदगी तक अच्छे से फ्रेंड्स बन के रहते हैं। तो आपने हाँ सही कि मतलब 7 स्टूडेंट एक साथ विशारद, यानी मैं विजुलाइज कर सकती हूँ कि कितना अच्छा माहौल रहा होगा वो प्रेजेंटेशन का, और गुरुजी भी कितने अच्छे से वो प्रेजेंटेशन नया करने का सोचते होंगे, तो भी वो कितना अच्छा उभर के आया होगा। और बहुत आप बहुत। होनहार स्टूडेंट एक साथ अगर हो तो वो अरे बात ही कुछ अलग है। अरे होनहार थे तो नहीं, पर गुरुजी ने बना दिए होनहार ऐसी तैयारी की है विशारद की, यानी सभी के विशारद की तैयारियां ऐसी होती है कि कहते ना कि, और हमारे जमाने में ये था प्रतिभा, जमाने तो नहीं कह सकते, यानी हमारे टाइम में पर शायद विशारद हमारा पहला परफॉर्मेंस रहता था स्टेज पे हाँ जाने का। बाकी एनुअल डेज में ग्रुप डांस वगैरह कर लेते थे, पर विशारद के टाइम हम फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कथक प्रेजेंट करने जाते थे। पर आज के टाइम में बच्चों को जल्दी पहले स्टेज पे जाना होता है, हाँ। बाकी सब बाद में। पेरेंट्स राइट। को भी ये चाहिए कि स्टेज मिले तो कुछ किया ऐसा लगे, कुछ सीखा ऐसा लगे, ऐसा रहता है सबका थोड़ा। दीदी ये पूरा आप बोल रहे हो, वो पूरा एक अलग वो मेंटालिटी चेंज होता जा रहा है, जो हाँ और मेरे जैसे जो अभी अपने क्लास गुरुजी की प्रेरणा से शुरू करके बैठे हैं, और अच्छे से बच्चों को ट्रेन करने का मतलब प्रोसेस कर रहे, उनके हाथ में है कि हम कैसे उनको मोल्ड करें, उनको कैसे समझे कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज नहीं इम्पोर्टेंट हाँ हाँ, सही है। बात है।
थिंक बच्चों और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आई थिंक वो ये फील्ड के ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे हमारे गुरुजी ने हमें पूरी वो दृष्टि हमारी डेवलप की है, वैसे अब हमारी ड्यूटी है कि हम वो बच्चों को समझाए कि क्या करना चाहिए। सही बात है, एकदम। आपने मतलब विशारद किया और उसके बाद आप कोई मतलब जैसे एक कथक डांसर को होता है कि मैं कुछ कंपटीशन में जाऊं या मैं कुछ ऐसे सोलो परफॉर्मेंस दूं, तो आपने कुछ ऐसा किया हो दीदी, उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, नहीं वैसे विशारद तक तो ऐसे ही जर्नी चलती रही, और फिर विशारद के बाद सडनली ये हुआ, 2001 दिसंबर में विशारद हुआ, और उसके बाद जनवरी 2002 में हम अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे भैया की जॉब वहाँ थी, तो पूरा हम मम्मी पापा सहित वही शिफ्ट हो गए। तो मैं आगे शिक्षा विशारद वगैरह कुछ कर नहीं पाई यहाँ पर। और ये भी था, ऐसा मुझे था ही नहीं कि शिक्षा विशारद करना है, अलंकार करना है, कुछ नहीं, बस डांस करना है, एंजॉय करना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ डिग्री विग्री कुछ नहीं चाहिए थी मुझे बस। फिर गुरुजी ने ही बोला कि अहमदाबाद जा रही हो तो मौलिक भाई इशिराबेन है वहां पर, तो आप तुम जाओ वहां पर और आगे कुछ सीखो करके। तो मैं वहां 2 महीने आई थिंक गई थी, पर तभी 2002 में गोधरा कांड हो गया था, तुम्हें पता होगा। तो अहमदाबाद में तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी तब। हाँ, तो हम लोग रहते थे मणिनगर में, तो वहां से जजेस बंगलो मौलिक भाई शिराबेन की क्लास थे, तो यानी पूरा अपोजिट डायरेक्शन ये होता है। फिर भी मैं 2 महीने मैंने मैनेज किया। फिर क्या होता था कि मैं अगर उनके यहाँ क्लास में हूँ और इस एरिया में कर्फ्यू लग गया तो पता नहीं चलेगा, और पूरा जो बीच का रास्ता रिस्की हो जाएगा। फिर उन्होंने ही बोला कि तुम रहने दो, अभी ये सब रिस्क मत उठाओ। फिर क्या हुआ कि कदम जो है कुमी बेन का इंस्टीट्यूट जो है कदम, तो वो थोड़ा नजदीक था मणिनगर से। तो फिर गुरुजी ने ही बताया कि तू ऐसा कर, वहां जाओ, और उनका टाइमिंग भी थोड़ा सेट हो रहा था। तो 6 to 8 मंथ मैंने कदम में तालीम ली, कुमी बेन के पास भी। तो ये भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गुरुजी की वजह से ही मुझे मिला है। तो कुछ नया सीखना मिला, कुछ नई नई चीजें जानने को भी मिली। और 2003 में अगेन मेरी शादी हो गई, तो मैं अगेन भावनगर वापस आ गई। तो एक ही ईयर का बीच का गैप था जो अहमदाबाद में थी मैं, और फिर भावनगर आ गई। तो भावनगर आ गई उसकी खुशी थी कि चलो अपने शहर आ गए, अब सब कुछ सेट हो जाएगा। गुरुजी के पास आ गए, ये बहुत खुशी थी तब। और ये था कि शादी के बाद पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कथक आगे। तो 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, 3 साल ऑलमोस्ट। और तब तक कोई कंपटीशन वगैरह कुछ किया ही नहीं था। 2008 से मैंने फिर स्टार्ट किया कथक, जब जब मेरा बेटा था 1.5 साल का। तब मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने फिर से स्टार्ट किया, पर जैसे ही कहते हैं ना गुरुजी के पास पहुंचो ना, तो वो एनर्जीज मिल जाती है हमें कि करने की जादू हो जाता है। तो उनके पास पहुंचते ही वो फ्लो होने लगती है एनर्जीज, और कथक ही याद आता है और कुछ याद ही नहीं आता है उनके पास पहुंच के, ऐसा लगता है हमें। तो 2008 से शुरू किया। अब देखो यहाँ पर भी एकदम मेरा एज का थोड़ा 2008 में ऑलमोस्ट मैं 29 ईयर की हो चुकी थी। तो तब भी गुरुजी ने एकदम याद किया कि अभी ये युवक उत्सव आ रहा है, तो उसमें जो एज वाइज 2 ग्रुप रहते हैं, तो बोले 30 एज के अंदर बिलो जो रहता है वो पार्ट ले सकता है ग्रुप ए में से। तो तभी उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि नहीं नहीं तुम कर लो अभी, ये अच्छा रहेगा करके। तो तब मैंने युवक उत्सव में पार्ट लिया था, प्रेजेंट किया था यहाँ से। तो उसकी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत प्रैक्टिस वगैरह स्पेशली होती थी। और सौराष्ट्र जोन में फर्स्ट आई थी मैं जामनगर में, और उसके बाद गुजरात लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी गए थे।
तो स्टेट लेवल की कंपटीशन मेमोरेबल मेरे लिए इसलिए है क्योंकि गुरुजी और गुरु माँ मेरे साथ आए थे। हम यानी पूरे काफले के साथ कंपटीशन करने गए थे। तो कंपटीशन कम, मुझे तो पिकनिक ज्यादा लग रही थी, इतना मजा आ रहा था यानी। तो नीपा दीदी थे, प्रेमचंद भाई थे, जिगर भाई भी साथ आए थे, मैं, मेरा बेटा ऑब्वियसली 1.5 साल का था तो उसे भी साथ ले लिया था। गुरुजी, गुरु माँ, हम सब गए थे। तो वहां पे कंपटीशन थी शाम को, दोपहर के बाद, और हम पूरी नाइट जर्नी करके वहां पहुंचे थे। पूरी नाइट जर्नी के बाद भी सोचो, गुरुजी तो फिट एंड फाइन, सुबह एकदम, हमको लगा कि यानी पूरी नाइट जर्नी, ओवरनाइट जर्नी हो गई है करके, पर गुरुजी तो सुबह एकदम मस्त फिट एंड फाइन, फ्रेश फ्रेश हो गए, बोले चलो प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं। मैंने कहा चलो। तो तभी रूम रखे थे होटल के, तो तभी होटल के रूम में ही प्रैक्टिस कर ली हमने बढ़िया सी, और कंपटीशन भी अच्छा रहा। और तब मेरा 3rd रैंक आया था गुजरात लेवल में, लाइव गए थे हम तो। और सबसे टेंशन गुरुजी को मेरे बेटे का था, वो इतना यानी मस्तीखोर था, तो हर बार वो वही देखते रहते कि अरे तू कैसे करेगी और कैसे करेगी, ये कितना मस्ती कर रहा है। गुरु माँ को भी इतनी ही चिंता हो रही थी मेरी, फिर भी मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, तो उन्होंने उसको संभाल लिया, और कंपटीशन तो काफी अच्छी रही, और गुरुजी के साथ वो जर्नी भी काफी अच्छी रही। पर आज भी जब भी मिलते थे ना, तो सबसे पहली बात दोनों की यही रहती थी, तेरा बेटा अब शांत हुआ कि नहीं, बड़ा हो गया तो। ये अभी मस्ती करता है। तो ये यादगार जर्नी थी। कंपटीशन तो था ही, पर गुरुजी के साथ जाने मिला, और ऑब्वियसली गुरुजी के साथ अगर आप कहीं कंपटीशन पे पहुंचे हो तो आपको अलग ही नजरिया मिलता है सभी को देखने का। और बहुत सारे गुनीजन भी थे वहां पर, राजेंद्र जी थे, सभी थे, पर गुरुजी का रिस्पेक्ट इतना सबको है कि यानी वो अलग ही माहौल बन गया था तब। राइट राइट। और कोई भी कंपटीशन हो ना, बट हमें गुरुजी इतना प्रेशराइज नहीं करते थे कि फर्स्ट आना है, ये करना है, मेरे नाम को ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ था ही नहीं गुरुजी को। गुरुजी ऐसे ही बोलते थे कि अच्छा करो, आपका आपका लेवल जो है वो ध्यान में रख के करो, दूसरा ये कर रहे हैं तो उसको देख के मुझे ये करना है, वो कुछ चेंज हमें करना नहीं है। हाँ हम अपनी मेथड से जाएंगे, अपने आप जो हम करते हैं अच्छे से करेंगे प्रेजेंट, हाँ हाँ। प्रेजेंटेशन जजेस पे छोड़ देना है, फर्स्ट आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया, वो आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसे बोलते थे मुझे। जनरली तो उनको साथ में आना ही अच्छा नहीं लगता था कंपटीशन में, क्योंकि उनको ये नहीं लगता था कि कोई मुझे देखेगा कि गुरुजी आए हैं और ये इनकी स्टूडेंट है, फिर उनको जज करे ना, ये वाला गुरुजी को पसंद ही नहीं था, इसलिए वो कभी साथ में ही नहीं आते थे। पर हमने बहुत ही यानी उनको रिक्वेस्ट करके साथ ले गए थे कि नहीं चलिए आप प्लीज, सूरत पे था वो गुजरात लेवल का, वाह वाह। तो तभी आए थे गुरुजी। बात भी सही कि जब भी हम कहीं भी प्रोग्राम्स में जाते, कंपटीशन में जाते, गुरुजी के साथ कहीं भी गए ना, वो ऐसा पिकनिक जैसा माहौल होता है। मुझे आज भी याद है, हम छोटे थे ना, तो हम 3 दिन के कुछ पिकनिक में गए थे। मैं पिकनिक बोल रही हूँ, पर एक्चुअली वो हमें ऐसा लगा था कि हम पिकनिक में गए थे, के लिए गए थे। और 2-3 दिन हम सोमनाथ और 1-2 जगह पे हमने परफॉर्म किया था, बट परफॉर्म हमारे लिए इतना हाव करके नहीं डाला था कि हाँ परफॉर्म करना है, अच्छे से करना और इस तरह से करना कि मतलब पूरे रास्ते उसी का टेंशन, ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो ये रिवर है, ऐसे करके हमें दिखाते थे, समझाते थे। और परफॉर्मेंस तो चलो हो जाएगा, शाम को टाइम है, रेडी हो जाओ, परफॉर्म कर लिया, चलो रिलैक्स, अगेन वापस कौन सी जगह जा रहे हो, वो जगह के बारे में बताते थे। तो आपने एकदम सही बोला दीदी कि पिकनिक जैसा माहौल लगता है गुरु जी के साथ। एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन फ्री एकदम। जी। और आपने जैसे कंपटीशन के बारे में बताया दीदी, वैसे ही कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताइए कि आपने कुछ परफॉर्म किया हो उसके बारे में। परफॉर्मेंस तो काफी
कम किए हैं मैंने प्रतिभा। मुझे भी ये मेरा जो कंपटीशन था वो मेरा फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस था। बाकी तो उसके पहले जैसे विशारद तक हम कुछ ऐसा परफॉर्म करते ही नहीं थे। बाकी सब चीजें मैं मजे से रह लेते थे। वो हांडी वाला नृत्य रहता था और फोक जो भी हमारा एनुअल डे में होता था वो तो अच्छे से कर ही लेते थे, पर हमको ही ये नहीं लगता था कि अभी हम कथक प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं है विशारद तक। तो तब तक तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। और बाद में ये जो यहाँ पर हुआ भावनगर में, उसके बाद सौराष्ट्र जोन और गुजरात लेवल 3 बार जो स्टेज बाय हुआ, उसमें मेरा फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस था। तो ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कंपटीशन में ही सोलो परफॉर्मेंस सीधा करना पड़ा। तो पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ऑब्वियसली गुरुजी की गाइडलाइन है तो हमें पता ही है कि क्या करना है, कैसे करना है, सभी इंस्ट्रक्शन पहले से ही मिल जाती है। तो वैसे तो कुछ उसके बाद खास मेरे परफॉर्मेंस नहीं हुए थे। और 2009 में ये मेरा गुजरात लेवल का हुआ था। उसके बाद 2010 में मुझे एक स्कूल में जॉब मिली थी एज अ डांस टीचर। वो पूरा डे स्कूल था, तो उन लोगों ने स्पेशली 2 आवर्स ये डांस के लिए दिए थे। तो वो स्कूल में भी अच्छा था, यानी प्रिंसिपल को भी ये था कि क्लासिकल वे में जाए बच्चे, डांस तो सीखे पर क्लासिकल वे में जाए। तो तभी यानी वो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि कोई स्कूल में आप कथक सिखाओ और बच्चे सीरियसली सीखे और एग्जाम के लिए भी रेडी हो। ये तो बहुत ही कम होता है, यानी तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि हाँ हाँ करना। स्कूल में होते हैं डांस क्लास, और बहुत मैंने ये भी देखा है कि अच्छे अच्छे विशारद वाले जो डांसर होते हैं वो कथक करवाने चाहते हैं, बट पता नहीं स्कूल डिमांड करती है या उनको खुद से ऐसे फील होता है प्योर को छोड़ के बॉलीवुड शुरू कर देते हैं। बस यानी स्कूल में क्या होता है कि उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस आते रहते हैं, तो स्टेज शो रहता है, तो क्विकली हमें कुछ ना कुछ प्रिपेयर करवाना पड़ता है। तो वो सब तैयारी में फिर क्लासिकल का पूरा टाइम ही नहीं दे सकते। पर लकीली पूरा वो साल मेरा ऐसा रहा कि क्लासिकल सभी ने सीखा बच्चों ने, और सभी बच्चे फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर भी हो गए, पेरेंट्स और बच्चे। तो ये मेरा सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और यादगार इसलिए क्योंकि हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। एज अ टीचर मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट यानी ये कोशिश थी कुछ सिखाने की। अभी तो यानी सीख ही रहे थे और अभी तक सीख ही रहे हैं, समझो। टीचर बने तो भी लर्निंग टीचर है हम। तो ये था कि कैसे कराए, एग्जाम कैसे दे सकते, फॉर्म कैसे भरना है, कुछ नॉलेज ही नहीं था। पर गुरुजी थे तो कुछ चिंता ही नहीं थी। गुरुजी ने बोला कि ठीक है, यहाँ से फॉर्म भर लेना। और सभी ने यानी सबके फॉर्म मैंने कला क्षेत्र से भरे थे। और स्कूल के नियम के अनुसार भी चलना पड़ता है ना वहां पर, तो जैसे स्कूल के नियम है तो स्कूल से भी एक बार स्पेशली प्रैक्टिस के लिए कला क्षेत्र लेके पूरी टीम को गई थी मैं, स्कूल की बस लेके स्कूल के बच्चों को। और पूरी यानी ऑफिशियल सबने तबला और लहरा के साथ प्रैक्टिस की थी। और फिर एग्जाम देने भी कला क्षेत्र ही गए थे बच्चे। तो ये यानी बहुत ही फॉर्म भरना, उसकी सब प्रोसेस जो रहती है, कुछ हमें तो यानी फर्स्ट टाइम था तो कुछ पता ही नहीं था। तो गुरुजी ने सब यानी अरेंज करवा दिया था, सिखा भी दिया। तो ये बहुत है कि कुछ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, एक प्राइवेट स्कूल थी, फिर भी बच्चों को अगर इंटरेस्ट है तो गुरुजी का ये था कि तो आगे बढ़ाना ही चाहिए उन लोगों को। तो ये मेरा 1 साल वहाँ का एक्सपीरियंस रहा टीचिंग का। फिर ऐसे दौर पे मैं आ गई 2010-11 में कि एक कहते ना ख्वाहिश थी कि बेटी नहीं है, बेटा था। तो एक डांसर को होता है ना कि यानी कुछ चाहिए अभी कोई चाहिए। आपको तो पता ही होगा, आपकी बेटी है तो। और बेटा तो मैंने बताया कि आर्ट के लेवल में कुछ था ही नहीं उसका इंटरेस्ट। तो ये एक ख्वाहिश थी, पर तभी ये नहीं, ये कैरियर का भी ये चल रहा था कि
स्कूल में अच्छा सा जम गया था, बच्चे सीख रहे थे, मुझे भी इस बहाने डांस करने मिलता था। सबसे मेरा तो यही नजरिया था। टीचिंग तो एक साइड वो शौक था, पर ये था कि डांस से जुड़े रहना है, कथक से जुड़े रहना है। तो तब ये हो रहा था कि अगर ये डिसीजन लेंगे तो ये वाला तो ऑब्वियसली मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा आगे। और बहुत मुश्किल से फिर से जर्नी शुरू हुई थी, इसलिए ये भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं कंफ्यूज थी। तो मैं ये कहूंगी प्रतिभा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो एडवाइस है, जो मैं मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगी, वो गुरुजी गुरु माँ ने। और इवन नीपा दीदी भी मेरे लिए ये एडवाइस के लिए बहुत ही, मैं उनको कभी भुला नहीं पाऊंगी। तीनों की एडवाइस थी ये, और सेम थी ये देखो आपकी एक आर्टिस्ट के नजरिए को देखो कि गुरुजी गुरु माँ ने बोला कि देखो बेटा, डांस जो है, कथक जो है, वो तुम्हारा गहना है। राइट। वो गहने को, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है, और उसको तुम कभी भी, यानी अभी ब्रेक ले रही हो तो उस गहने को संभाल के रख दो तिजोरी में, और जब भी मन करेगा ना, तू निकाल के पहन सकेगी उस गहने को। पर अगर ये डिसीजन तूने अभी नहीं लिया ना, फिर तुझे आगे जाके होगा कि ये मैंने डिसीजन नहीं लिया, तो ये तो छूट जाएगा। डांस तो तेरी लाइफ में हमेशा तेरे साथ रहने वाला है। तो मुझे आज भी मैं वो याद करती हूँ शब्द, और गुरुजी को धन्यवाद कहती हूँ कि ये डिसीजन अगर मैं नहीं ले पाती, अगर गुरु माँ और गुरुजी ने मुझे ये मुझे सलाह जो उनकी थी, और सही बात है ना कि एज तो इट्स ओके, नंबर इज जस्ट कुछ नहीं है एज। डांस तो हमेशा ही हमें जवान कर देता है। तो ये है कि हमारा गहना ही है, जब चाहो पहन लो और सज लो डांस से। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन मैं ले पाई गुरुजी और गुरु माँ की वजह से। वाह वाह। तो फिर से मेरा ब्रेक आ गया 2011 में, और प्यारी सी बेटी मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से मिल गई। और थैंक यू। फिर एक बात जो खोजती थी ना मुझे, गुरुजी तो पता होगा तुम्हें कि बोलते थे कि सब कथक सीखते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बहुत सालों बाद उंगली में बच्ची को पकड़ के आते हैं कि गुरुजी मेरा तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसको तो कराना ही है। तो ये वाली बात मुझे बहुत खुशती थी कि मेरा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा कथक पीछे छूट जाए, फिर मैं इसको लेके जाऊं, गुरुजी अब इसको कराओ, मेरा तो रह गया। तो ये छोटा सा डर भी रहता था, पर गुरुजी के आशीर्वाद से फिर से कथक से जुड़ पाई मैं। और उसकी भी जर्नी बहुत दिलचस्प है प्रतिभा, कि 2012 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। फिर तो अगेन 1-2 साल तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी, पर एक जो डांस का कीड़ा रहता है ना अंदर, वो मचल रहा था कि कुछ तो करना ही है, और भावनगर में है तो ये मौका तो छोड़ना ही नहीं है करके। तो उसके बाद बहुत बड़ा ट्विस्ट आया लाइफ में कि डांस तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि सीहोर जो है भावनगर के पास, छोटा सा गांव है सीहोर, और वहां पर ढोलकिया स्कूल ऑफ म्यूजिक पहले से थी, पर बीच में बहुत सालों तक बंद हो गया था वहां पर सब ट्रस्ट के द्वारा। तो फिर से वो लोग सब चालू कर रहे थे, पूरा स्कूल ही है म्यूजिक स्कूल, वहां पर म्यूजिक वोकल होता था, कथक भी था। बहुत पहले जब हम लोग सीखते थे, तुम्हें याद होगा शायद, नीपा दीदी वहां सिखाने जाती थी। तो वहां थे, बहुत अच्छा यानी था, पर फिर पता नहीं किस कारण बंद हो गया था। तो फिर से वो लोग 2016 में, ये 11 के बाद जो गैप आया मेरा 5 साल का, तो 2016 में वो लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो ढूंढ रहे थे कोई कथक के लिए। तो स्पेशली बात आई भावनगर पर। पता ही है कि कला क्षेत्र है, गुरुजी है,
तो गुरुजी के पास भी बात आई और नीपा दीदी के पास भी बात आई कि ऐसे चाहिए उनको करके, तो बताया मुझे कि तुम्हें करना है करके। तो ये सोचा कि यहाँ से सीहोर अप डाउन करना है, जाना है, आना है, ये सब मुझसे तो मैनेज नहीं होगा। और इस वहाँ भले ही 1 घंटा हो क्लास, पर आने जाने का टाइम वगैरह तो, और 2 बच्चे हैं, कुछ मैनेज नहीं होगा करके। पर तभी भी बहुत ही हिम्मत दिखाई गुरुजी ने कि ट्राई करो, हो जाएगा, एक्सपीरियंस लेके देखो, ऐसा कहाँ है कि अगर नहीं जचा तो ठीक है करके। तो 2016 में ये सीहोर में मैंने ढोलकिया ट्रस्ट के साथ शुरू किया था एज अ टीचर। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया मैंने। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। एक ट्रस्ट के साथ काम करना भी एक एक्सपीरियंस रहा स्कूल के बाद। तो शिल्पा दीदी एज अ वहाँ पर वोकल टीचर गुरु थी वहाँ पर, शिल्पा बेन अंधारिया। तो एक था कि चलो दीदी है वहाँ पर तो अच्छा है तो थोड़ा फेमिलियर लगेगा हमें। तो ये भी उसके लिए भी नीपा दीदी ने मुझे बहुत एनकरेज किया था कि नहीं, ट्राई करो, तुम हो जाएगा, एक्सपीरियंस लेके देखो। फिर वो जर्नी वहां से शुरू हुई फिर से एज अ टीचर। तो ये बताओ प्रतिभा की टीचर की जर्नी ना मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती है, आज भी नहीं अच्छी लगती है क्योंकि मुझे डांस ही करना है, मुझे कुछ सिखाना विखाना नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है बस डांस करना है, एंजॉय करना है, और कुछ नहीं। और ये एग्जाम ने थियरी सिखाओ और एग्जाम दिलाओ, मुझे तो वो सब ज्यादा ही टेंशन वाला लगता है। उससे अच्छा है कि आराम से अपना डांस करो, आप कथक परफॉर्म करो बस पर ये भी अच्छा सा सेट हो गया पूरा सीहोर का। 1 साल, 1.5 साल तक आई थिंक चला। फिर 2018 आई थिंक 16 जुलाई से स्टार्ट किया था, तो 17 दिसंबर तक ही ये हुआ कि फिर से ट्रस्ट बंद हो रहा था वहां पर। तो 20 to 25 स्टूडेंट्स थे तब मेरे साथ। तो सभी के पेरेंट्स की ये बहुत इच्छा थी कि हमें तो कथक कंटिन्यू करना है, यहाँ ट्रस्ट तो बंद कर रहा है पर, और सब ये था कि बच्चियां आगे सीखे, पर सीहोर में कुछ ऐसा था नहीं तब। तो सबने रिक्वेस्ट की कि आप कंटिन्यू करो तो अच्छा है, सबका आगे बढ़ेगा करके। तो फिर ये सोचना था कि कैसे कंटिन्यू करें, यानी ट्रस्ट तो नहीं है, अपना ही कुछ करना है करके। तो 2017 के दिसंबर के आसपास ये सब बातें चल रही थी कि ऐसा ऐसा है। दिसंबर तो नहीं, नवंबर जो एग्जाम होती है हमारी दिवाली के बाद, उसके बाद वो बंद होने वाला था। तो तभी फिर मैं सोचा कि कैसे करें, यानी ये सब थोड़ा टफ है, सीहोर में अपना क्लास करना तो टफ है थोड़ा करके। फिर से अपने पास तो गुरुजी थे हमेशा के लिए सभी बातों का सॉल्यूशन गुरुजी के पास मिल जाता था हमें तो गुरुजी को फिर से मैं मिलने गई थी कि क्या करें, ये बंद कर रहे ये लोग करके, और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करो। तो बोले कि नहीं, करना ही चाहिए, अच्छा है, तू भी जुड़ी रहेगी कथक के साथ, और एक लाइफ में एम भी मिल जाएगा। और स्पेशली जो था लगाव कथक से, उनको पता था कि रहना तो भावनगर में ही है, तो ये है कि ये पकड़ लो तो कथक के साथ हमेशा जुड़ी रहोगी करके। तो तभी भी उन्होंने ही गाइड किया था कि कर लो, करना ही चाहिए करके। और गुरु माँ की मैं स्पेशल बात कहना चाहूंगी यहाँ पर कि गुरु माँ बहुत ही हमें, यानी सबको पता ही है, सबने शेयर किया है कि लाइफ की भी सभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताई है उन्होंने, जो हमें बहुत काम लगी है लाइफ में, यानी हमेशा याद रहती है। तो वो हमेशा कहती कि देख, 2 बच्चे हैं, हाँ, पहले बच्चों का संभाल लेना, सब पढ़ाई वढ़ाई वगैरह। गुरु माँ को हमेशा ये चिंता थी, एज वो टीचर थी तो, कि उनकी पढ़ाई तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए,
ये नहीं कि तू ये क्लास कर ले और बच्चे की पढ़ाई वगैरह सब छूट जाए पीछे। तो ये दूसरों के हाथ में मत सौंपना, तू ही उसे करना, तू ही पढ़ाना, दोनों को अच्छे से पढ़ा, पहले बराबर टाइम दे करके। तो ये बहुत ही सही बात है ना कि हम अगर कहीं ऑक्यूपाई होते तो टाइम हमारा जो है नहीं दे पाएंगे बच्चों को। तो और उनको पता था कि बेटा कैसा है मस्तीखोर, तो बोले तू पहले पूरा टाइम दे दे हाँ दोनों बच्चों को। तो ये था कि वो पूरे 5-6 साल, जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तब तक का पूरा यानी अच्छे से टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये डिसीजन लिया। तो और हाँ, बीच में एक एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूंगी प्रतिभा। 2016 से 17 तक जो एक साल मेरा सीहोर में रहा, तो तभी बीच में यहाँ पर हमारी मुरली भाई की वर्कशॉप अरेंज हुई थी कला क्षेत्र में। तो वर्कशॉप के लिए टाइम निकालना पड़ता था और तब मैं ट्रस्ट के साथ काम कर रही थी, इसलिए ये भी था कि उनको भी मुझे कमिटमेंट देना पड़ता था, जो भी रूल्स थे। तो तब मुझे गुरुजी ने बोला था कि नहीं नहीं, ये तो तुम कथक सीख रही हो वर्कशॉप में, तो तुम्हें ऑफिशियली ये छुट्टी मिल सकती है वहां से, आप बोलो वहां पर कि ये मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ और बच्चों के लिए ही अच्छा है करके, तो तुम्हें तो ऑफिशियली। हाँ, राइट। तो तब वर्कशॉप तो मैंने पूरी अटेंड की थी, पर जब परफॉर्मेंस था वो वर्कशॉप के बाद, वो मैं नहीं कर पाई थी। कुछ रीजन था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। पर वो परफॉर्मेंस में नहीं कर पाई ना, तब मैं बहुत रोई थी करके। मैंने कहा अरे मुझे ये टीचर वीचर नहीं बनना है गुरुजी, मुझे बस डांस करना है, ये सब कहाँ झमेले में मैं पड़ गई हूँ। अभी मुझे ये ट्रस्ट के वजह से वहाँ के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि मुझे यही करना है। तो बोले इट्स ओके, तूने सीखा है, वर्कशॉप किया है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा है। तो परफॉर्मेंस नहीं करने मिला तो क्या हुआ करके, तभी भी ये लग रहा था कि अरे ये क्या, ये टीचिंग लाइन में नहीं जाना है, तब तक ये था मुझे। तो और इसके पीछे में एक और, ये सभी दीदी के मैंने एपिसोड देखे प्रतिभा, जो बातें हो रही थी, यानी बहुत पुरानी बातें, हमें तो पता भी नहीं होती है कि क्या क्या एक्सपीरियंस उनके, सब बहुत मजा आया सबके सुन के। तो बहुत जाना कि तब गुरुजी जो थे अलग अलग जगह पे सबको लेके जाते थे, यानी बड़े बड़े जो गुरु थे उनके अंडर में भी सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है। विद्यालाल जी है या यानी सभी ने जो एक्सपीरियंस अपने बताए कि कहीं भी हो तो ये गुरुजी का था कि चलो कुछ सीखने मिलेगा करके। तो ये जो है ना, हमें हमेशा ये पकड़ के रखना चाहिए, जैसे तुम्हारा ये है कि ये जो श्रृंखला तुमने शुरू की है, तो ये तो लाइफ टाइम ये एपिसोड्स जो है कभी भी देखेंगे तो पूरे हम अपनी जर्नी में चले जाएंगे और गुरुजी की भी यादें हमेशा रहेगी हमारे पास। तो वैसे ही अभी कितने सारे अच्छे अच्छे गुरुजी के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी जगह पर ऐसे क्लासेस चलाते हैं, शिक्षा दे रहे सबको। तो मुझे लगता है कि सभी को ये भी करना चाहिए कि वन बाय वन उन सबको बुला बुला के, यानी उनके पास अभी जो कुछ भी नया है वो हम दे सकते हैं। भावनगर में स्पेशली मुझे लगता है कि ये नयापन कुछ हम ला सकते हैं करके। गुरुजी के इतने सीखे हुए सभी स्टूडेंट्स इतनी अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, तो उनके पास से भी, जैसे गुरुजी की भी यही थी कि कुछ ना कुछ कहीं से भी सीखने मिले तो सीखो करके। तो ये भी करना चाहिए कि यहाँ पर एज अ वर्कशॉप भी यहाँ मिल सकते हैं और कुछ ना कुछ नया दे सकते हैं। मैं तो आज भी यानी हम मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके पास से मैं भी सीखती हूँ बहुत सारा, कि कुछ भी अभी अब देख लो आज की जनरेशन को तो बहुत कुछ आइडियाज रहते हैं उनके पास, तो सुनने चाहिए। और सभी के पास कुछ ना कुछ तो है ही कला के रूप में। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के भी आइडियाज लेती हूँ, इम्प्लीमेंट करती हूँ उनपे,
और अच्छा लगता है, कुछ नया नया भी मिलता है। और कहीं पर भी मैं उनको हमेशा कि आप जाओ, सीखो और सीख के लाओ, हमें भी सिखाओ कुछ नया, है ना। कुछ तो नया मिलेगा हमें कहीं, यानी ये तो खजाना है पूरा कथक का, जहाँ जाओ कुछ ना कुछ मिलेगा। तो गुरुजी ने तो हमें इतने सारे उनके विद्यार्थी ही दे दिए हैं हमारे लिए जी। कि हर जगह पर है, हर कोने पे उनके बहुत सारे विद्यार्थी है जो बहुत उनके। आइडिया है दीदी आपका ये। और मैं ये एपिसोड थ्रू मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सभी दीदी सभी भैया जो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, खास उनको कि आप यस। मतलब बहुत इतने अच्छे अपडेटेड हैं सभी लोग कि उनके पास इतनी नई नई चीजें हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने गुरुजी के पास कुछ सीखी हुई है जो हम नहीं सीख पाते। हम्म। आई कैन रिक्वेस्ट कि आप प्लीज कुछ ऐसा हम अरेंज करें, जिगर भाई, पारुल दीदी, सबको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लोग कला क्षेत्र में ही कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि सभी जो हमारे सीनियर मोस्ट गुरु जी के स्टूडेंट हैं, वो लोग भले एक एक बंदिश सिखाए, बट अगर वो एक एक भी सिखाएगी तो भी हमारे पास 25-50 बंदिशें हो जाएगी। सही बात है। उसके पास ही सीखिए, बट हम तक शायद नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि शायद हमने कुछ टाइम कम दिया होगा, या हमारे टाइम पे वो हमने वो माहौल मतलब कम मिला होगा कि हम, क्योंकि हाँ, कॉलेज जाते थे, ये होता था पूरा, तब जो वक्त था कुछ सब ना बहुत कुछ चलता रहता था। हाँ। पूरी प्रैक्टिस करते थे, शायद हम वो टाइम नहीं दे पाए। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसा करें कि सब मिलके एक दूसरे को कुछ दे, लेने सही के बात है। बजाय। और गुरुजी जैसे कहते थे कि विद्या में जो देने से बढ़ती है, लेने से नहीं, लेके हम बैठ जाएंगे वो पड़ी रहेगी, बाकी तो और डबल ट्रिपल होती जाएगी। और मेरे ख्याल से मोस्टली तो कुछ जो हमारे गुरु भाई और गुरु भगिनी है वो कर ही रहे, और हाँ। आते भी कला क्षेत्र में और जैसे कि मुरली भाई है, बहुत अच्छे से एवरी ईयर आते हैं और बहुत अच्छे से नई नई बंदिशें और कुछ नई स्टाइल भी उसने जो अपडेट की हुई है वो बहुत अच्छी। तो उनके लिए स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं कला क्षेत्र को आगे मतलब अपडेट करने के लिए। और भी जो है जो कर सकते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम दोनों मिलके कि सही आप बात है। कीजिए ऐसा, तो हम भी कुछ सीख शायद पाए नया नया। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अच्छा आइडिया है दीदी, हम हो सके उतना सभी लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की ट्राई करेंगे। यदि और हमारा ही परिवार है, जी पूरा कला क्षेत्र नाम बोलो तो यानी पूरा एक परिवार है हमारा। तो हमारे परिवार में ही इतने सारे हीरे तैयार किए हैं गुरुजी ने, तो उसकी चमक तो सभी को मिलनी चाहिए करके। तो राइट। ये है ना। और जी जी, आई एम श्योर हाँ, कि मैंने ये श्रृंखला का सिर्फ आइडिया मुरली भाई से पहले शेयर किया, और बाद में टाइम टू टाइम जैसे अलग अलग दीदी और भैया से मैं शेयर करती जाए। कोई भी ऐसा नहीं जिसने मुझे ऐसा बोला है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, या तो ये तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। कितना मुझे मोटिवेट किया है, कितना सपोर्ट किया है, यानी कि सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है, बाकी कोई ऐसा हमारे कला क्षेत्र में हाँ, ये जो ये मिलजुल के कुछ करना नहीं चाहते। हर एक लोग इतना अच्छे से प्यार से कुछ भी, कोई भी छोटा स्टूडेंट भी अगर कला क्षेत्र का कुछ करना चाहे तो सब लोग इतना परिवार के जैसे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपका भी ये आइडिया दीदी श्योरली हम सभी को बोलेंगे तो श्योरली सब हाँ, सही बात है। कुछ ना कुछ तो अप्लाई होगा, जरूर होगा। हाँ। सही बात है। ये तो है ही। और स्पेशल मैं एक इंसिडेंस शेयर करना चाहूंगी प्रतिभा। जी जी मेरे जीवन की मैं पता नहीं खुशी वाली बात समझूं या अफसोस करूं उस पर, वो मुझे आज तक नहीं पता है कि क्या, किस तरीके से, किस नजरिए से लूं उसे। राइट। पर ऐसा हुआ मेरा कि आई थिंक कि गुरुवार था उस दिन और मैं गुरुजी से मिलने गई थी। गुरुवार को गुरुजी से 7 तारीख थी शायद, 7, 8, 9 यानी, हाँ 7 तारीख गुरुवार, दिसंबर
था और गुरुजी से मिलने गई थी कि गुरुजी ये सीहोर का बंद हो रहा है ट्रस्ट और ये लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यू करो, तो सीहोर में तो कुछ ट्राई कर ही रहे हैं, बट ये कि यहाँ पर भी मैं शुरू करूँ कुछ भावनगर में, तो क्या रहेगा कि दोनों जगह कभी अगर मैं सीहोर नहीं जा पाई और उनको मैं यहाँ बुला सकती हूँ करके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैं शुरू करूँ तो सभी दोनों जगह पर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आ सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ट्रस्ट बंद ही कर रहा था। तो बोले नहीं, अच्छा आइडिया है, यहाँ पर भी धीरे धीरे शुरू कर और यहाँ पर कुछ प्लेस होगी तो तू वहां से बुला भी सकती है सीहोर के स्टूडेंट्स को। तो तभी ये सब बात हुई कि ठीक है तू कर दे शुरू, अच्छा है, जुड़ी रहे करके सब फिक्स हुआ। मैंने कहा देखो गुरुजी, शुरू तो कर रही हूँ आप ही के आशीर्वाद से, पर आपको आना पड़ेगा और जो भी नटराज की पूजा होगी आपके हाथों ही होगी और तभी से मैं शुभारंभ करना चाहती हूँ करके। तो तब थोड़ी ठंड बहुत थी उन दिनों में, तो गुरुजी को तब थोड़ा जुकाम वगैरह था, तो बोले कि देखो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो 2-3 दिन के बाद हम कुछ अरेंज करते हैं। और तब सोमवार को आई थिंक वो 11 बोलते हैं ना, अच्छा दिन था सोमवार को। बोले सोमवार को अच्छा दिन है, तुम ऐसा करो, तुम नटराज लेके हमारे क्लास पर ही आ जाओ कला क्षेत्र पे, और कला क्षेत्र पर ही हम नटराज जी की पूजा करेंगे और मैं ही पूजा कर दूंगा, और तुम्हारी भी साधना स्थली है कला क्षेत्र, तो वहीं पर ही हम पूजा करेंगे। और मैं तो वहां तक नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके, और मेरा जो क्लास का प्लेस था वो ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, तो सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कला क्षेत्र में ही हम पूजन कर लेंगे। सब तय हुआ, गुरुवार को उनके आशीर्वाद लिए कि मैं नटराज की स्थापना करने जा रही हूँ, हम सोमवार को पूजन करेंगे वगैरह, और प्यार से आशीर्वाद भी दे दिए उन्होंने सिर पर हाथ रख के। गुरुवार को ये बात हुई, सीधे ही मैं शाम को नटराज की मूर्ति लेके आई और सब तैयारियां चल रही थी, और शनिवार को समाचार मिले कि गुरुजी को एडमिट किया है। यानी गुरुवार को मैं मिली थी, बहुत स्वस्थ ही थे, पर ये था कि उनको जुकाम वगैरह बहुत था। शनिवार को ये सुना, हॉस्पिटल गई तो अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे थे, आईसीयू में थे, तो बाहर ही बैठे थे मैं और नीपा दीदी, और सबकी एग्जाम आने वाली थी। ये तो आप बात हुई होगी सबके साथ कि जब ये सब हुआ तब एग्जाम भी थी एक ही वीक में विशारद वालों की, तो उनकी चिंता गुरुजी आईसीयू में सोते सोते भी वही कर रहे थे कि एग्जाम का क्या है, सब सेट हो गया कि नहीं, प्रैक्टिकल एग्जामिनर कब आ रहे हैं करके ये सब हो रहा था। तो थोड़े स्वस्थ थे, तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, यानी गुरुजी को हमने कभी बीमार देखा ही नहीं है प्रतिभा, ऑलवेज फिट एंड फाइन। कुछ आपको याद होगा गुरु पूर्णिमा में इतनी सारी मिठाइयाँ लेके आते हैं, कभी सोचना नहीं पड़ता था गुरुजी को कि मुझे इतने ही खाना है, डायबिटीज है कि कुछ भी नहीं, ऑलवेज फिट एंड फाइन थे गुरुजी, तो कभी उनको बीमार नहीं देखा है। तो पता नहीं उस दिन बहुत दिल घबरा रहा था कि ये एडमिट हुए हैं गुरुजी, यानी कभी हॉस्पिटल में भी नहीं देखे उनको। तो और शनिवार को रात को ही न्यूज मिले कि गुरुजी नहीं रहे हैं। तो यानी मेरे लिए ये बहुत ये था कि अब मैं संतोष मानूं कि मैंने उनके आशीर्वाद ले लिए, कि मेरे ये बैड लक है कि आशीर्वाद ले गए और नटराज की पूजा रह गई। मैं क्या लूं इसको, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मन में एक था कि मैं मेडिटेशन से भी जुड़ी हूँ, समर्पण मेडिटेशन। तो वो कहते हैं ना कि एक दिव्य आत्मा है, वो अगर चली जाए तो भी 3 दिनों तक वो आपके आसपास ही रहती है, फिर वो मोक्ष के द्वार पर जाती है। ये एक मेरा बिलीव था अंदर से,
तो उसको जैसे ही समझो। पर शनिवार को ये हुआ और सोमवार के दिन गुरुजी ने बोला था कि ये करना है तो करना है, और 3 दिन भी नहीं हो रहे थे। तो मन में था कि गुरुजी आप यही हो, आपने बोला है तो सोमवार को ही नटराज की पूजा हो, ये एक मन में था। और गुरुजी को याद करके नटराज की पूजा करके स्थापना भी सोमवार को ही करी। शायद लोगों को ये लगा होगा कि ये कोई मौका है क्लास खोलने का या ये स्थापना करने का नटराज की। पर मेरा दिल ये कह रहा था कि गुरुजी ने बोला है ना सोमवार को करेंगे, तो बस सोमवार को करना ही है, करना ही है, और वो मेरे साथ ही है, ऐसा दिल कह रहा था। तो ये बहुत, यानी मेरे खुद के क्लास ऐसे शुरू हुए प्रतिभा की। आशीर्वाद तो मिल गया गुरुजी का, पर चले भी गए। और ऐसा समझो कि ऐसा लग गया कि अब ये खोल तो दिया क्लास, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, गुरु ही नहीं है, कौन गाइड करेगा। यानी सभी कुछ तो उनको पूछ पूछ के करते थे, तो कैसे होगा, ये एक हो गया था। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि गुरुजी के आशीर्वाद ले लिए, पर उसे मैंने बस अब पॉजिटिवली ले रही हूँ हमेशा कि ये उनकी दिल की इच्छा होगी। तो 2 दिन पहले ही मैं उनसे बात करने गई, उनके आशीर्वाद चरण स्पर्श भी कर लिए। उनने मुझे रजा भी दे दी कि नहीं तू कर। और ये सडन पता नहीं कुदरत को जो मंजूर था। पर आपको भी पता है कि हम तो उनका 100वां जन्मदिन धामधूम से मनाने वाले थे, बहुत सारी तैयारियां सबने सोच रखी थी। तो ये वाला भी एक दिल में था कि नहीं, उनको भी था यानी। तो अभी पिछले साल ही मैंने, जब उनकी 100वां वर्ष चल रहा था, तब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, गुरु शताब्दी पर्व। तो स्पेशली गुरुजी को डेडिकेट किया था ये। मेरे स्टूडेंट तो यानी बहुत ही बिगिनर्स सभी है, कोई स्टेज में जाने के काबिल ही नहीं थे, फिर भी सभी ने अच्छा एफर्ट दिखाया। और ये था कि जैसे गुरुजी नहीं छोटे से छोटे बच्चे को चांस देते थे, एनुअल डे होता था तो, कि सब भी रहने चाहिए करके। तो ये बच्चों को लेकर एक ये इवेंट मैंने जो किया था, और स्पेशली तभी गुरु माँ स्पेशली प्रेजेंट रही थी पूरे प्रोग्राम में। यानी उनकी भी काफी तबीयत रहती है एज की वजह से। बोला था उन्होंने कि मैं थोड़ी देर बैठूंगी, मैं बहुत नहीं बैठ पाऊंगी। पर कहते हैं ना कि गुरुजी के वो माहौल में वो भी पूरा प्रोग्राम आराम से बैठ के देखा गुरु माँ ने। और ये एक संतोष था जब गुरु माँ सामने बैठी थी तो, कि गुरुदेव ही बैठे हैं, गुरुजी ही बैठे हैं करके। तो ये हुआ कि उनके सामने प्रेजेंट किया तो गुरुजी के सामने प्रेजेंट कर दिया। और स्पेशली एक भजन मैंने गुरुदेव को डेडिकेट किया था, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट ये है घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। तो ये था कि ये शुरू हो गई जर्नी, पर अब आगे क्या करना है वो पता नहीं है, पर उनके आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ है। तो गुरु गुरु जो है उनके सामने आप झुक जाओ तो उनकी सभी बातें हम में बहने लगती है, हम में से। तो ये है कि उनका हमेशा जो भी मार्गदर्शन रहा है वो जीवन में बहुत काम आया है। और ये भी हम मेरी जो जर्नी है अर्चना कथक केंद्र जो शुरू किया है, तो उनके आशीर्वाद से ही अभी तक सब निर्विघ्न चल रहा है। जी जी। यानी भगवान की मर्जी जो होती है ना वो हमें कहीं ना कहीं से वो मिलती है। और गुरु जी तो हमारे मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम श्लोक ऐसे ही बोलते हैं। तो गुरु जी साक्षात हमारे लिए भगवान का स्वरूप थे और उनके आशीर्वाद से ही आपका क्लास शुरू हुआ है। तो ये भगवान की ब्लेसिंग ही है, गुरु जी का आशीर्वाद ही है, अच्छे से अभी तक वो शुरू रख पाए हैं। और आगे भी बहुत हम प्रार्थना करेंगे बहुत अच्छे से उसको और आगे बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए, गुरु जी का नाम रोशन करते रहे। और जो भी इंसिडेंट हुआ है आपने अच्छे से पॉजिटिवली लिया है, वो ही दिखाता है कि आप गुरु जी के स्टूडेंट हो।
चाहे कोई कुछ भी बोले, आपने वो दिन चुना जो गुरुजी ने आपको बताया था। तो बस हमें वही ध्यान में रखना है कि हमें गुरुजी ने क्या किया है। लोग क्या कहेंगे वो तो बात अलग है, वो वो बात अलग है, सही बात है कि हमारे गुरुजी हमें, कहते हैं वो हमें हाँ इस ध्यान में रखना है। और हमारे लिए मेन गुरुजी है, गुरुजी ने कहा है तो वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। सही बस बात है। वही करना है और उसी दिन पे करना है जो आपने बहुत अच्छे से किया है दीदी। तो ऑल द बेस्ट आपकी एकेडमी के लिए। और थैंक यू सो मच। कि आप आज आए और जो भी आपने बातें आज सही में इतना फील हो रहा था, सही में हम वो विजुलाइज कर पा रहे थे कि जो भी इंसिडेंट हुआ है वो पूरा आंखों के सामने दिख रहा था कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इवन मैंने आपके फेसबुक में वो पोस्ट भी देखे थे कि आपने जो परफॉर्मेंस के कुछ स्नैप्स लगाए थे और उसके हिसाब से उसको नीचे टैग किया था। या भले वीडियो नहीं दिखाई बट वो मुझे फील हो रहा था कि आपने, भले ये इंसिडेंट पूरा मुझे नहीं पता था बट फोटोज से पता चल रहा था, आपके एक्सप्रेशन से वो दिख रहा था कि आप वो कितना फील कर रहे हो, आज भी वो कर रहे हो, दिख रहा है आपकी बातों नहीं, से। वो भजन तो यानी मैं रो ही पड़ी थी स्टेज पे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट किया था कि कला क्षेत्र की जो वो जगह है जहाँ गुरुजी बैठते थे, वो राइट गादी बोलते हैं ना हम, तकिया लगाए थे, तो राइट वही मैंने बनाया था और वही से शुरू किया था कि कला क्षेत्र की ये जगह, ये जो प्लेस है अभी खाली हो गई है। तो यानी अभी जाते हैं ना प्रतिभा क्लास हाँ में, तो गुरुजी ऐसे बैठते थे बिना कुछ राइट एकदम सेंटर में एकदम बैठते थे, टाइट एकदम। हमको भी कहते थे कि ये क्या बैठे हो, ऐसे बैठो करके। तो जैसे ही अंदर जाते थे और गुरुजी दिखते थे, बस अब वो प्लेस खाली हो गई ऐसा लगता है। तो अब आप चले गए तो अब कैसे आगे क्या क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। यही भावना जो थी उसमें भी आ रही थी। और वही मैंने पेश किया था कि गुरु बिन कौन बतावे बाट। पर गुरु जी के आशीर्वाद हम सबके साथ है हमेशा, गुरु माँ भी है हमारे साथ। तो ये है कि दिल से उन्हें याद करो ना तो भी रास्ते मिल जाएंगे आपको। कहीं पर भी अगर आप जीवन की बातों में, कथक की बातों में तो है ही, जीवन की बातों में भी अगर कहीं उलझे हो, गुरुजी को याद करोगे, उनकी कुछ ना कुछ बातें ऐसी है जो आपको गाइड कर देगी। तो ये है, और गुरु का ज्ञान तो ये है कि आप जितने झुको उतना जी आपको मिल जाएगा, बस और राइट कुछ नहीं है। सो ट्रू दीदी। और आज का एक मिरेकल मैं अभी आपको शेयर करना चाहूंगी अभी इमीडिएटली कि ऑलवेज एपिसोड ऐसे, एवरी एपिसोड ऐसे होता है कि 59 के बाद है ना एपिसोड कट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओह, आज का एपिसोड 1 और 3 मिनट अभी भी चल रहा है। तो पता नहीं है कि क्यों चल रहा है। बाकी ये ये इंस्टाग्राम में एनर्जीज। होता है कि ये कट हो जाता है। आज भी देखो अभी भी शुरू है। तो मुझे अभी वही डाउट था कि अभी ये बात अधूरी और कट हो जाएगा बट ये देखो आज सिग्नल हमें दोनों को दिया है गुरुजी ने कि आप यस, कुछ सही बोल रहे हो, कुछ तो अच्छी बात कर रहे हो कि आपका टाइम कट नहीं होना चाहिए। तो अभी भी जो जो इंस्टा जो बात चल रही थी ऑटोमेटिक शब्द अपडेट हुआ होगा इंस्टाग्राम, मैंने कुछ किया नहीं है बट आज पता नहीं देखो एक पर 4 मिनट हो गए वो चल। कहते हैं ना प्रतिभा की जो बात होती है ना, उस बात में भी एनर्जीज होती है। तो जब बात गुरुजी की चल रही थी तो वो एनर्जीज ही फ्लो हो रही थी कि एपिसोड भी कट नहीं हुआ करके, है ना, मेरे टाइम आउट भी नहीं हुआ। मैं कुछ फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है पूरे भूकंप आ गए हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ हमारे समझ से बाहर। बट ये जो अभी चल रहा है वो कुछ अलग हो रहा है, मिरेकल हो रहा है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आप आए और आज का एपिसोड हमारे साथ शेयर किया, आपकी बातें, आपके जो भी फीलिंग एक्सपीरियंस शेयर किए, उसके लिए आपको धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतिभा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब यादें। यानी एक इवनिंग है, शानदार इवनिंग, जब ये एपिसोड का दिन आता है तो समझो कि एक शानदार इवनिंग बितानी है गुरुजी की यादों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने ये जो इम्प्लीमेंट किया है आइडिया, तो मेमोरेबल रहेगा लाइफ टाइम सभी के लिए।
है ना। सो मच, थैंक यू सो मच प्रतिभा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस एवरी संडे। और आज सही में पता नहीं 1 घंटा और 5 मिनट अभी भी चल रहा है एपिसोड। सो थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े रहे और अपना ध्यान रखिएगा, बाहर कम जाइएगा, फेस्टिवल्स बहुत सारे आ रहे हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ। जय गुरुदेव।